बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आपकी राय जवाद शम्सी के साथ और मैं हूं जवाद शम्सी। कल जैसा कि हमने प्रोग्राम किया और आपको बताया कि हुकूमत जो है वो नजरसानी की अपील में जा रही है और हमने कल फवाद चौधरी से भी बात की और आपने देखा कि जो हमने ब्रेक की न्यूज जो हमारे जराए ने हमें बताया वो सच साबित हुई। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि इस हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है, ये दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनके कॉल फेल में तजाद है। और आपने देखा कि सुबह उन्होंने अपील भी तैयार की हुई थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अदालत में चालाकी करने की कोशिश की और वक्त जिस तरह से मांगा और लिंगर ऑन करने की कोशिश की, तो जजेस साहिबान ने तौहीने अदालत का जो नोटिस है वो वजीर आजम को जारी कर दिया और 27 अगस्त को वजीर आजम साहब को तलब कर लिया गया और खुद तलब कर लिया गया। उनको खुद जाना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि वो तौहीने अदालत के मुर्तकिब हुए। अब अदालत ने यह फैसला करना है कि वो उसी तरह जो यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुआ उसी तरह होने वाला है, देखते हैं। और मैं समझता हूं कि हुकूमत अगर पहले ही नजरसानी की अपील कर देती और इस तरह की चालाकी करने की कोशिश ना की जाती और आप देखें कि उस वक्त इनको मौका भी मिल जाना था और ये तलवार जो इनके ऊपर लटकाई गई है इस वक्त नाअहली की और तौहीने अदालत की, शायद इनकी ईद जो है वो सुकून से गुजर जाती। कल हमारे प्रोग्राम में अहमद अवैस जो हैं, उन्होंने एडवोकेट, उन्होंने कहा कि जी जरदारी साहब जो है उनकी सोच जो है वो बड़ी सतही किस्म की है, वो कोई अमल करने से पहले उसके अंजाम को नहीं सोचते। इस बात से ये बात भी वाज़ेह हो गई कि पता नहीं वो किन लोगों की सुनते हैं और किन लोगों की बातों पे अमल करते हैं और फिर वो इस तरह जो है कौम और मुल्क और अदालतों का वक्त जाया करते हैं। और हम बात करने से पहले, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले रिपोर्ट देखते हैं नासिर चौधरी की और फिर बात करते हैं। एनआरओ अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके वजीर आजम को 27 अगस्त को तलब कर लिया है। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के बाद राजा परवेज अशरफ वजीर आजम बने। 27 जून को अदालत ने राजा परवेज अशरफ पर एतमाद का इजहार किया। बदकिस्मती की बात है कि वजीर आजम अदालती अहकामात पर अमल में नाकाम रहे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अदालत की मुसलसल और जानबूझकर नाफरमानी की गई। 12 जुलाई को वजीर आजम की तरफ से हतमी जवाब न दिया जा सका। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता समात पर कहा था कि मुनासिब मोहलत नहीं दी गई। वजीर आजम को हिदायत की गई कि बगैर मशवरा अदालती हुक्म पर अमल करें। आज भी अदालत की कोई बात नहीं मानी गई और न ही कोई रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई। इसके बाद एनआरओ अमल दरामद केस की समात 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इससे कबल गुज़िश्ता समात पर अहमद रियाज, शेख मलिक कयूम, अदनान ख्वाजा से मुतालिक रेफरेंस दायर करने के लिए नैब ने 2 हफ्तों की मोहलत मांगी थी। आज समात की इब्तिदा पर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला एहसन राजा ने अदालत से इस्तदा की कि मेरे खिलाफ नैब ने रेफरेंस दाखिल करा दिया है, मेरा जवाब दाखिल होने से पहले मुझे गिरफ्तार न किया जाए। जस्टिस आसिफ खोसा ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि कोई अच्छी खबर है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने सदा की कि तौहीन अदालत कानून में बहुत ज्यादा मसरूफ रहा, इदारों के दरमियान खलीज बाकी नहीं रहेगी, जल्द हल तलाश कर लिया जाएगा और कोशिशें भी की जा रही हैं, मजीद वक्त दे दिया जाए, यह मामला ईद के बाद तक मुलतवी किया जाए। इस पर जस्टिस खोसा ने इस्तफसार किया कि कौन सी ईद। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सितंबर के पहले हफ्ते में समात रख ली जाए। जस्टिस खोसा ने रिमार्क्स दिए कि जहां ख्वाहिश हो वहां रास्ता निकलता है, क्या पहले ही काफी वक्त नहीं दे दिया। इससे पहले अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जहां इतना वक्त गुजर गया है वहां थोड़ा वक्त और दे दें। जस्टिस खोसा ने मजीद रिमार्क्स दिए कि कल वजीर कानून ने इंटरव्यू में कहा कि एनआरओ फैसले को रिविजिट करने की दरख्वास्त देंगे। अगर ये प्लान है तो ये बहुत लंबा प्लान है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास इंसाफ का मुकम्मल इख्तियार है, कोशिश करूंगा दोनों इदारों का इमेज पड़े, मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। इस मौके पर जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने रिमार्क्स दिए कि यह बेंच सिर्फ अमल दरामद के लिए है, फैसले को रिविजिट नहीं कर सकते। इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वजीर कानून का मौक़िफ़ भी लूंगा, जुलाई के ऑर्डर पर रिव्यू का अभी वक्त है, इस वक्त तक मोहलत दे दी जाए। जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए, आपका दिया गया जवाब काबिल कबूल नहीं, आप जब तक अटॉर्नी जनरल हैं मसरूफ रहेंगे। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि अदालत ने जो एतमाद किया उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। ताहम जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकती।
जी, आपने रिपोर्ट देखी नासिर चौधरी की और उसमें वाज़े तौर पे जो जितनी भी जो कार्रवाई हुई अदालत में और जिस तरह से हुकूमत ने जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश किया और उसी तरह की जो है लैतो लाल करने की कोशिश की, जिस तरह से वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और इस केस को वो लेंथी करना चाहते हैं, वक्त मांगना चाहते हैं और मजीद जो है इस कौम और मुल्क का वक्त जाया करना चाहते हैं, अदालत आलिया का वक्त जाया करना चाहते हैं। आज हमारे जजेस साहिबान ने जिस तरह से रिमार्क्स दिए उनसे साफ वाजे हो रहा था कि अदालत जो है वो बहुत इस वक्त उनको एहसास है इस बात का कि जी ये केस जो है इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए ताकि जो है अवाम और मुल्क जो है वो सफर ना करें और बजाय इसके कि हम इन्हीं बातों में फंसे रहें, उलझे रहें, हम तरक्की की तरफ जाएं, हम कोई अच्छे अच्छे कामों की तरफ जाएं और हुकूमत भी जो है ये खत लिख के फारिग होके जो है स्विस अदालतों के सुपुर्द करे जो एनआरओ अमल दरामद के मामलात हैं ताकि वो केसेस जो हैं वो वहां जो है चलना शुरू हो जाएं। और मैं समझता हूं इस वक्त जो अदालत आलिया है वो पूरा मौका फराहम कर रही है हमारी इस हुकूमत को अपने आप को बेगुनाह साबित करवाने का। और इस वक्त हमारी जो इस वक्त की हुकूमत है शायद उनको इस बात की समझ नहीं आ रही। ठीक है, उनका एक मौक़िफ़ है, वो कहते हैं जी हमारे प्रेसिडेंट हैं जनाब, उनको इस्तस्ना है, लेकिन अगर इस्तस्ना है भी या कुछ इस तरह की कुछ सूरत हाल है भी तो उसकी तशरीह जो है वो अदालत आलिया ने करनी है। और अदालत आलिया ने बारहा ये कहा कि आप आए इस्तस्ना मांगें, उस वक्त ये वक्त गुजार चुके होते हैं जब जितना वक्त इनको मिलता है वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। और सोचना यह है कि ये जो सतही सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के लिए ना कौम के लिए बेहतर हैं, उनको ये मशवरे कौन देता है और ये किन लोगों के मशवरों पे अमल करके इस तरह का जो रवैया है वो अदालत के साथ अपनाते हैं और हमारी जो अदालत आलिया है उसका वक्त भी बर्बाद होता है और कौम का भी। अब सूरत हाल आगे की है कि 27 अगस्त को जो तलवार लटक रही है अब जनाब हमारे वजीर आजम साहब पे, और हमारे वजीर आजम साहब जो हैं उनकी सूरत हाल वही है जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की थी। अब वो क्या जवाब देंगे वहां और हुकूमत जो है अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी और हुकूमत के पास क्या जवाब होगा खत ना लिखने का। और अब वजीर आजम को तो यह भी कह दिया गया है अदालत की तरफ से कि खत लिखें किसी मशवरे के बगैर। पहले तो बहाना किया जा रहा था कि अभी जो काबीना है उसने फैसला नहीं किया खत लिखने का या ना लिखने का, लेकिन अदालत ने वाज़े तौर पे ये हुक्म दे दिया कि जी बगैर मशवरे के वजीर आजम साहब जो हैं वो खत लिखें। अगर वो खत नहीं लिखते और जाके अदालत आलिया से उसी तरह की बात करते हैं जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब हमारे थे, तो फिर मैं समझता हूं इस हुकूमत का अल्लाह ही हाफिज है। और इस गवर्नमेंट ने शायद ये सोचा नहीं था जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ ये हुआ और उन्होंने फिर इसको लिंगर ऑन करने के लिए जो एक मूव खेली जिसको तौहीन अदालत का इस्तस्ना लेने के लिए जो हमारे अपने वज़रा और अपने मुशीरों और अपने वज़राए आला और वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट जो इन ओहदों पे लोग थे उनको इस्तस्ना दिलाने के लिए और उनको इन हालात से जो है निकालने के लिए और इससे बचने के लिए उन्होंने जो कानून पास किया और उसके ऊपर जो पिटीशन हुई उसका भी फैसला आ चुका है। उसमें वाज़े तौर पे ये कह दिया गया कि इस तरह का कानून जो है वो काबिल कबूल नहीं है। जो कानून आइन और आइन के मुतसादम होगा मैं समझता हूं उसकी जो है इस वक्त वाज़े तौर पे जो है अदालत आलिया ने हमारी अदलिया ने उसका एक बेहतरीन जो है फैसला दिया कि जी आम आवाम और जो किसी ओहदे पे काम करने वाले लोग हैं कानून उनके लिए बराबर है, मुसावात होनी चाहिए। और अगर किसी ताकतवर को इतनी छूट दे दी गई कि वो जो मर्जी करे और फिर वो अदालत की हुक्म अदूली भी करे, अगर इन ओहदों पे बैठने वालों को अदालत में तलब नहीं किया जाएगा तो क्या किसी थानेदार को बुला के उसके इलाके की रिपोर्ट ली जाएगी? क्या मतलब उसके लोकल जो ASI है उसको बुला के उसकी तफ्तीश की जाएगी? इस तरह तो ये रिवाज पड़ जाएगा कि अपने मातहतों की कुर्बानियां दे दी जाएं। जिस तरह से हमारे जो वजीर आजम साहब हैं वो किसी और की जगह पे कुर्बान होने जा रहे हैं। कल हमारे प्रोग्राम में यह भी बात हुई थी कि वो किसकी जगह पे कुर्बानी देने जा रहे हैं।
वो शायद प्रेसिडेंट की जगह पे कुर्बानी देने जा रहे हैं। एक वजीर आजम तो कुर्बान हो गए, अब दूसरे भी जो है वो तौहीन अदालत की भेंट चढ़ने वाले हैं। शायद हमें ये सोचना है, हमें देखना है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब और कितने वजीर आजम कुर्बान करेंगे। अगर ये इसी तरह वजीर आजम कुर्बान करते रहे तो क्या इससे जमहूरियत को खतरा नहीं होगा? और अगर ये सिर्फ और सिर्फ अदालत पे इल्जाम लगाते हैं या खत लिखने का जो मामला है उसको ये जमहूरियत के खिलाफ करार देते हैं और किसी और ताकतों के आने का अंदिया देते हैं, तो उसका बायस तो ये गवर्नमेंट शायद खुद ही बन रही है। और अगर ये गवर्नमेंट खुद इस चीज का बायस बन रही है तो जमहूरियत का आने वाले वक्तों में अगर नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो किस पे डालेंगे? हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं, देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए और बताइए आप क्या कहेंगे। जी, मैं असद बात कर रहा हूँ बहावल नगर से। जी असद साहब, जो बात दूसरी है एनआरओ केसेस वाली, तो जवाद शमसी साहब, जैसे आप अपने प्रोग्राम में अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि ये हुक्मरान हमारे नहीं है जी। अगर ये हुक्मरान हमारे मुसलमानों के होते हो तो रमजान मुबारक में लोड शेडिंग का प्रॉब्लम इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं वो ना होता। जी जी। और दूसरी बात ये कि हमें किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। पता नहीं ये किसकी सोच सोचते हैं जी। क्या इस गरीब मुल्क का वो हुक्मरान जो साल कॉन्फ्रेंस अटेंड करे तो रोजाना का एक सूद बदले जी जी और आवाम के वसाइल को जाया करे, अपने पेट्रोल पर और गाड़ियों पर लगाए जी, अपने प्रोटोकॉल को पसंद करे, आवाम की उसको ख्याल नहीं होता, तो ये हुक्मरान पता नहीं किस चीज के हैं। जी, दुरुस्त बात है। और आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो इस वक्त हमारी हुकूमत है उसको क्या मैसेज देंगे आप? हुकूमत को मैसेज ये जी, जब तसादुम किसी इदारों में आता है तो उस वक्त इदारे तबाह हो जाया करते हैं और इदारों की तबाही मुल्क की तबाही है जवाब साहब जी। एक इदारे की तबाही नहीं बल्कि ये पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे ये लोग। जी, इनको चाहिए अदालत जो फैसला कर रही है उसको आराम से मान लें और मानने के बाद जो है वो अपना एक ऐसा लाएअमल बनाए जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव कॉलर थे, उनका कहना था कि ये जो इन्होंने रट लगाई हुई है एनआरओ केस पे खत ना लिखने की, ये वाकई वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये खत लिख दें और इस गंभीर हालात से हम शायद इन गंभीर हालात से निकल जाएंगे और हमारी ये जो इस वक्त की सूरत हाल है इससे अगर हमें निकलना है तो फौरी तौर पे हमें जो अदालत आलिया के फैसले हैं उन पे अमल करना है। और अगर हम अदालत आलिया के फैसलों पे अमल करना शुरू कर देंगे तो शायद हमारे जो मामलात हैं वो दुरुस्त समत की तरफ चल निकलें। और अगर हम अब भी भटक जाएं, जब हमें पूरी अवेयरनेस है, मीडिया जो है वो अपने ताई कोशिश कर रहा है, हमारे आवाम जो हैं उनमें भी शऊर जो है वो बेदार है और वो समझते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क को कानून की अमलदारी की जरूरत है। और जो कानून है इस वक्त शायद उसको जो है वो अगर उसकी अमलदारी हो जाएगी तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी जो है वो सीधा रास्ता जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, असल बात इनकी समझ में शायद नहीं आ रही, जो इनके सोचने की बात है, जो इनके थिंक टैंक्स हैं, जो इनके एक और कॉलर हैं जी हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बोलिए, क्या कहेंगे प्रोग्राम में आप? ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये अपने टेलीविजन सेट की जो जरदारी साहब की हुकूमत है, अपने टीवी की आवाज बंद कर लें। लोड शेडिंग है, हर चीज की तबाह हो गई है, ना रेलवे रहेगी ना कोई चीज रहेगी हमारे पास। और इसके बावजूद वो एनआरओ की रट लगाए हुए हैं, किसी को अदालत की मानते नहीं है। या अदालत क्या करे या हुकूमत क्या करे? हुकूमत जालिम तरीन हुकूमत हो गई है, इसका बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। और कौम, मैं कह रहा हूँ जो जरदारी को वोट देती है वो इतनी कौम घटिया बन गई है कि उसको हम क्या कर सकते हैं। तो हुक्मरान का ख्याल भी नहीं कर सकती, उसी को वोट देते हैं, उसी से अपने लोग शहर भी जी रहे हैं, मुसीबतें भी जी रहे हैं, मुजाहिद भी जी रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ लाइव कॉलर थे, अपना दर्द बयान कर रहे थे, अपनी तकलीफ जो है वो बयान कर रहे थे। जो इस वक्त के पाकिस्तान के हालात हैं उस पे मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह जो है कानून का मजाक उड़ाया जाएगा, इसी तरह अदालत आलिया के फैसलों पे अमल नहीं किया जाएगा तो मायूसी बढ़ेगी। और अगर मायूसी बढ़ेगी तो अवाम जो है वो कोई खामोश होकर बैठने वाले नहीं हैं। अगर जो है हमारी हुकूमत ही कानून की अमलदारी नहीं कराएगी या नहीं करेगी तो फिर आम लोग कानून को किस तरह से अपने ऊपर जो है हुक्मरानी कानून की समझेंगे। और एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
आवाज आएगी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, बोलिए, अपना नाम बताइए और क्या कहेंगे प्रोग्राम में आप? इकबाल बोल रहे हैं जी, इफ्तिखार 24 साल जेड़े ने। जी जी, ये कोई ऐसा अपने घर वास्ते नहीं कह रहे, वो यही कह रहे कि मुल्क की दौलत मुल्क के विच आ जाए। जी बिल्कुल, बेरोजगारी खत्म हो जाए जी। अगली कहानी ये पा रहे ने, अगली कहानी ये पा रहे ने कि कितनी पेट्रोल महंगा हो जी। फिर रोज ही होने वाली गल हो गई ना, तो एक दिन तो ना होया जी जी बिल्कुल। दूसरी गल ये जनाब अली, कोई ऐसा बंदा पीपल पार्टी का नजर ही नहीं आ रहा जो करप्शन की मुलवस नहीं। वजीर आजम का बेटा ला लो, वजीर आजम ला लो, साबका यूसुफ गिलानी। जी 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 जी, सानू तो लभ्या कोई नहीं लभ रहा जनाब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ लाइव कॉलर थे, वो कह रहे हैं उनकी अपनी परसेप्शन है, उनकी अपनी सोच है। वो कहते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी वालों के पास कोई जो है करप्शन से पाक बंदा नहीं है, और ये है मायूसी। अगर पीपल्स पार्टी ने अपने जो है वोटर या अपने अवाम जो है, क्योंकि हुकूमत वो सबके लिए होती है, अपोजिशन सबके लिए होती है, हमारे हुक्मरानों को ये सोचना है, ये देखना है कि वो किस तरह से वो इसको मैनेज करेंगे इन मामलात को, और अपने अवाम को किस तरह से मायूसी से निकालेंगे बाहर। और अगर हम मायूसी से नहीं निकल पाते तो फिर अंजाम क्या होगा? आपकी राय का एहतराम, टेलीफोन कॉल करें और हम आपकी राय पहुंचाएंगे हुक्मरानों तक। एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।